हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर गणित यानी जो आपका फोर्थ प्रश्न पत्र है यानी फोर्थ क्वेश्चन पेपर है, आज मैं उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाली हूँ। ठीक है, मैंने सोचा देख लेती हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैथ्स का पेपर कैसा आता है। आपको इससे ये अंदाज़ा हो जाएगा हमेशा की तरह कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं, इजी आते हैं या मॉडरेट आते हैं या फिर आपके टफ़ आते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं आपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिया है कि मैथ का जो पेपर होता है वो 1 घंटे का होता है। ठीक है, और 1 घंटे के जितने भी पेपर होते हैं ये भी आपको पता है वो कितने नंबर के होते हैं, 25 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आप इस क्लास को। और सबसे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। ये है कि सभी प्रश्न आपको यहाँ पर करने अनिवार्य होते हैं और हर प्रश्न के जो निर्धारित अंक जो होते हैं वो कुछ क्वेश्चन के आगे दिए होते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, और इस क्वेश्चन नंबर 1 का आपका उत्तर मतलब कि ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके आगे यहाँ पर दिया होगा, ये 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से बताया गया है। फिर दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं हमेशा की तरह। एक तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, दूसरा आपका शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और तीसरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपको पता चल गया किस तरीके से पेपर आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और मैं आपको इसलिए थोड़ा मैथ्स की ये क्लास है तो मैथ्स में मैं आपको अलग अलग करके पढ़ाऊंगी, यानी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं उनको अलग पढ़ाऊंगी, उनकी वीडियो अलग दूंगी। और इसके साथ साथ आपके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं यानी कि जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको वीडियो अलग दूंगी। इसके साथ साथ जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको मैं अलग दूंगी। ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से, बेस्ट तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, तो ये आज आपकी 2022 का जो पेपर है इसका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यानी कि जो बहुविकल्पी यानी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके बारे में यहाँ पर बताऊंगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का लोगो ये है क्योंकि के एजुकेशन से कई सारे और भी चैनल्स हैं अदर कैटेगरी के। ठीक है, इसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ और आप फिर भी शेयर नहीं करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो देखिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या है। ठीक है, तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या है। तो और दूसरा प्रश्न है, पहले हम सारे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप यानी एक 1 बाय 1 करके मैं आप लोगों को सारे आंसर्स बताऊँगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न कहा गया है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिणाम 3 मीटर है। ठीक है, तो ये समबाहु त्रिभुज के बारे में आपने अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाई है त्रिभुज के बारे में, वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए और अच्छे से पढ़िए। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने सारी चीज़ें वहाँ पर दी हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो ये पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाई थी और सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ाई है और आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें पहले से ही पता होंगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि ये फर्स्ट सेमेस्टर की तरह ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपको पहले से ही पता होगा। ठीक है, चलिए 5 क्वेश्चन होते हैं और आप बताइएगा इसमें से कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए हैं। अब त्रिभुज की बात करते हैं तो ये भी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, ये कोई नया टॉपिक नहीं है जिसे आप देखकर घबरा जाएं। ठीक है, अगला है आपका निम्न में से अभाज्य संख्याएं क्या है। और आई होप कि आपने बहुत अच्छे से फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा अगर मेरी सारी वीडियो देखी होंगी, और इसके साथ साथ सेकेंड सेमेस्टर में भी मैं ऑलरेडी ये सब करा चुकी हूँ। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं इनके बारे में भी आपने पढ़ा है, तो ये भी आप क्वेश्चन कर ले रहे होंगे। ठीक है, जल्दी से मेरे कराने से पहले आप सॉल्व करिए, देखिए आपके कितने आंसर सही हैं। उसके साथ साथ आपने परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, योगात्मक तत्समक क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योगात्मक गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, ये सभी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इसको भी आप जल्दी से सॉल्व करके दीजिए। और इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में आया भी था, फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में जब आपने पेपर दिया था तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका आया भी था और शायद कि ये पहला ही क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर रेखीय समीकरण के बारे में बात कही गई है, तो समीकरण भी मैंने बहुत अच्छे समीकरण और सर्व समीकरण के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए उस वीडियो को और
अच्छे तरीके से उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब 1 बाय 1 करके हम सभी चीज़ों को सॉल्व करते हैं, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या था? पहला क्वेश्चन जो था वो था सबसे छोटा पूर्णांक है, ठीक है। क्या क्वेश्चन था आपका? क्वेश्चन था कि सबसे छोटा पूर्णांक है। तो सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। तो सबसे छोटा पूर्णांक जो होता है वो होता है, चलिए सबसे पहले हम पूर्णांक को जान लेते हैं क्या होता है। यानी कि वे सभी संख्याएं, जैसे आपने ऐसे इस तरीके से रेखाएं खींची होगी, देखा होगा रेखा खींची होती है जिसमें से यहाँ पर एक 0 लिखा होता है, यहाँ पर ये धन संख्याएं इधर शुरू होती है +1 +2 +3 से लेकर अनंत तक, और इधर की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, यानी ये धनात्मक संख्याएं होती हैं, और इधर की जितनी संख्याएं होती क्या होती है? ऋणात्मक, यानी -1 -2 -3 -4 इस तरीके से शुरू होती हैं, ठीक है। तो 0 यानी 0 और जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं और जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती है। तो आपसे प्रश्न ये कहा गया है कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या है। तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या है? अनंत तक जितनी भी संख्याएं अनंत तक संख्याएं होती हैं, आपको पता है 0 से लेकर ऋणात्मक तक की, 1 से लेकर अनंत तक संख्या होती है, -1 से लेकर अनंत तक संख्या होती है। यानी जो 0 है, 0 से पहले की जितनी भी संख्या है वो क्या है? आपकी 0 से छोटी हैं, यानी कि अनंत तक संख्या होती है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वो होगा, देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न क्या कहा गया है कि सबसे छोटा पूर्णांक है। तो एक तो आपका सबसे छोटा पूर्णांक नहीं है क्योंकि ये धनात्मक संख्या है और ये 0 से बड़ी है। फिर 0 जो है ये भी आपका पूर्णांक नहीं है क्योंकि सबसे छोटा पूर्णांक नहीं है, ठीक है, क्योंकि 0 से पहले -1 आता है। अब हम कहेंगे क्या -1 फिर पूर्णांक है? नहीं, क्योंकि -1 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 है, -3 से छोटा -4 है। इस तरीके से अनंत तक ये संख्या चलती रहती है, यानी कि इसमें जो आपका उत्तर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, यानी ना ही 1 है, ना ही 0 है, ना ही -1 है, क्योंकि -1 से भी पहले बहुत सारी ऐसी छोटी संख्याएं होती हैं जो क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका उत्तर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है, ठीक है। क्या कहा गया है? उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर उतार लिया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। देखिए, तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है और समबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है। अगर हमें किसी भी चीज़ का सूत्र नहीं पता होगा, किसी भी त्रिभुज का या फिर वर्ग का या फिर आयत का, अगर हमें किसी भी आपके जितने भी आपकी क्वेश्चंस होते हैं, यानी जितने भी सवाल होते हैं, अगर उनमें उनके सूत्र के बारे में नहीं पता होगा तो हम उनको सवाल नहीं कर पाते हैं, वो जितने भी सवाल होते हैं उन्हें सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। दूसरा चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, यानी इसका सूत्र क्या होता है। जब तक ये दो चीज़ हमें नहीं पता होंगी हम इसे कहीं भी किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, चाहे जितनी भी हम दिमाग लगा लें, ठीक है। तो चलिए, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है, गुणे भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप यहाँ पर बराबर लगा लीजिएगा, ठीक है, बराबर लगाना भूल गई हूँ। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3 गुणे भुजा। क्या होता है? 3 गुणे भुजा। अब ये 3 गुणे भुजा और ये इस तरीके से कैसे? तो समबाहु त्रिभुज होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज होता क्या है, इसे किसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। उसके बाद हमें इसका सूत्र पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज यानी सम मतलब सारी भुजाएं, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। और त्रिभुज आपको पता है 3 भुजाओं के योग को हम त्रिभुज कहते हैं, यानी 3 भुजा से मिलकर हमारा त्रिभुज, मतलब 3 भुजाओं वाला, ठीक है, त्रिभुजा 3 भुजाओं वाला, ठीक है। त्रिभुज यानी 3 भुजाओं वाला। तो 3 भुजाओं से बने वाले आकृति को हम क्या कहते हैं? 3 भुजाओं से बनी आकृतियों के क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, ठीक है।
तो 3 भुजा से बनी वाली आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। यानी कि अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उन्हें हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर एक भुजा 3 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 3 सेंटीमीटर होगी, तीसरी भी 3 सेंटीमीटर होगी। अगर एक 3 मीटर है तो दूसरी भी 3 मीटर होगी और तीसरी भी 3 मीटर होगी। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहला पॉइंट हमने क्या समझा कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। सबसे पहले तो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें हम त्रिभुज कहते हैं। दूसरा पॉइंट है समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उन्हें हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट ये है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अभी मैंने पढ़ा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, या हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भुजा को ए से भी एंगल बोलते हैं ना, तो एंगल मतलब होता है भुजा, तो भुजा को हम ए से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछा जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3 गुणे भुजा। ठीक है, क्या होता है 3 गुणे भुजा या 3 गुणे ए, यानी 3 × ए भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए इस पर आते हैं हम। प्रश्न ये कह रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है। ठीक है, तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर परिमाप दिया गया है। ठीक है, कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का हम सबसे पहले क्या करते हैं, परिमाप निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है, समबाहु त्रिभुज बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज बराबर, एक सेकेंड रुक जाइए जरा सा, क्या होता है, समबाहु त्रिभुज बराबर 3 गुणे भुजा। ठीक है, यही तो होता है। अब ये कहा गया कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो 3 मीटर है। ठीक है, तो 3 मीटर है, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, 3 मीटर है। तो हमने नीचे 3 लिख लिया और यहाँ पर 3 गुणे ए हो गया। ठीक है, यानी भुजा हो गया। अब इस 3 को हम इसके नीचे ले आएंगे, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर गुणे में है, तो नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3/3 बराबर भुजा। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी 3 × 3 3 × 3 तो कैंसिल हो गया। तो हमारी भुजा कितनी आ गई, भुजा हमारी आ गई a बराबर 1, यानी 1 है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, 1 है। ठीक है, चलिए अब हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का, यानी हमें भुजा यहाँ पर मिल गई, सॉरी यहाँ पर हमें क्या मिल गई, भुजा। तो भुजा हमारी कितनी हो गई, 1 है, यानी एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है, 1 है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा हमारी निकल आई किसके द्वारा, त्रिभुज के क्षेत्रफल के, सॉरी परिमाप के द्वारा, सॉरी क्षेत्रफल के, सॉरी परिमाप के द्वारा निकल आई। ठीक है, अब क्या है, √3/4 हमने वैसे ही लिख दिया, गुणे भुजा कितनी थी हमारी, 1 गुणे 1, यानी भुजा हमारी कितनी थी, 1 निकली थी ना, तो यहाँ पर a स्क्वायर है, यानी 1 गुणे 1 हो जाएगा। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, तो 1 गुणे 1 बराबर 1 हो गया, यानी कि हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा √3/4, ठीक है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल को हम स्क्वायर में यानी वर्ग सेंटीमीटर में लिखते हैं या वर्ग मीटर में लिखते हैं। ठीक है, अगर आपका मीटर दिया तो आप वर्ग मीटर में लिखोगे, अगर आपका सेंटीमीटर दिया है तो आप वर्ग सेंटीमीटर में लिखोगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने त्रिभुज का क्या किया है, परिमाप निकाल लिया है। ठीक है, हमने सबसे पहले त्रिभुज का परिमाप निकाला, जिससे हमें भुजा प्राप्त हो गई कि हमारी त्रिभुज की भुजा कितनी थी। इसके बाद हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल पता लगा लिया। ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या आ गया, उत्तर हमारा आ गया √3/4। ठीक है, ये हम मीटर स्क्वायर, ये हमारा उत्तर आ गया। ये देखिए √3/4 मीटर स्क्वायर, या वर्ग मीटर भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, आपको पता है, वे संख्याएं जो 1 से और खुद से विभाजित होती हैं। ठीक है, या खुद से जो क्या होती हैं, विभाजित होती हैं, तो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए मैंने यहाँ पर आपको परिभाषा भी दे दी है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो पढ़ सकते हैं। क्या होता है, अभाज्य संख्याओं को केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यानी अभाज्य संख्या जो होती है उनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं व संख्या। यानी एक
जो आभाज्य, मान लो 2 आभाज्य संख्या है तो इसका गुणनफल कितना होगा, 1 गुणे 2। कैसे, 2 एकम 2, ठीक है, होता है। तो 3 अगर आभाज्य गुणनखंड होगा तो इसका कितना गुणनफल होगा, 1 गुणे 3। यानी जो 1 से कटे और 3 से कटेगी वो हमारी, या स्वयं 3 कहे या फिर स्वयं स्वयं मतलब जो 3 संख्या है वो ये भी 3 संख्या है, ठीक है। तो आभाज्य संख्याओं को केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं व संख्या खुद होती है, एक होता है और स्वयं व संख्या खुद होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे पहली 5 आभाज्य संख्या 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 11 हैं। यानी सबसे छोटी आभाज्य संख्या अगर आपसे पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है, तो आपको होगी 2, ठीक है। 2 से छोटी कोई आभाज्य संख्या नहीं होती है। एक अगर आप सोच रहे होगे तो एक बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ये एक जो है खुद ही आप, ये आभाज्य संख्या नहीं है, ये एक जो है 1 से कटेगा, अब खुद से ये कट गई। अब एक से कैसे एक फिर करोगे, बात तो वही हो गई ना। तो ये नहीं, सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होती है, ठीक है, ये नहीं होती है। अब 3 है, 3 क्या है, ये किससे कटेगी, ये इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणे 3। यानी ये 1 से कटती है और 3 से स्वयं कटती है, यानी खुद से, यानी स्वयं से कटती है, ठीक है। 5 भी, 5 को आप सिर्फ 5 से काट सकते हो और 1 से काट सकते हो। 7 को सिर्फ आप 7 से काट सकते हो और 1 से काट सकते हो। 11 को सिर्फ आप 11 से काट सकते हो और 1 से काट सकते हो, ठीक है। 2 से, 3 से, 4 से, 5 से नहीं काट सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आभाज्य संख्या आप समझ गए। आभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं और ये संख्या केवल 1 और 2 से स्वयं, या 1 और स्वयं व संख्या से कटती है, जो संख्या होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ समझ में आ गया होगा आपको, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो निम्न में से आभाज्य संख्या क्या है, 3, 2, 4। तो 3 तो है, 2 है, लेकिन 4 नहीं है। क्यों, क्योंकि 4 का आप गुणनखंड करिए तो 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 खुद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो गए। और हमने आभाज्य संख्या में क्या पढ़ा, जो जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है, लेकिन यहाँ पर गुणनखंड कितने, 1, 2, 3 गुणनखंड है, ठीक है। तो ये 3 संख्याओं से कट रहा है, तो इसलिए ये गलत है। दूसरा है, अब तीसरा देख लेते हैं, 3, 7, 9। अब आप सोचोगे 3, 7, 9 ये आभाज्य संख्या है, नहीं। 3 इसमें क्या है, 3 है, 7 है, लेकिन 9 नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 9 जो है वो किससे कट जाएगा, 1 से कटेगा। आपका 3 तिया 9 होते हैं और 9 एकम 9 होता है, ठीक है। तो ये इसके कितने गुणनखंड हो गए, 3 हो गए। यानी ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए और उस गुणनखंड में भी वो संख्या 1 से कट रही हो और वो खुद उसी संख्या से कट रही हो, तो वो क्या होगी, आभाज्य संख्या होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए है क्वेश्चन नंबर 4, यानी ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है 7, 5, 6। 7 जो संख्या है वो आपकी अभाज्य है, 5 संख्या जो अभाज्य है, लेकिन 6 नहीं है। क्यों, क्योंकि 6 जो है किससे कटेगा, 1 से कट सकता है, 2 तिया 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है और 6 कम 6 होता है। यानी यहाँ पर इसके 4 गुणनखंड है, ठीक है। कितने खंड है, 4 गुणनखंड है। तो 2 हमें गुणनखंड चाहिए थे, लेकिन इसमें 4 हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब बचता है हमारा 11, 2, 3। तो 11 और 2, 3 का गुणनखंड करके देखते हैं। तो 11 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। 2 है हमारा 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 हमारा 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। यानी कि 11 जो है, सबसे पहले तो इसमें 2 गुणनखंड हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया, सबसे हमें ये प्रूफ मिल गया। दूसरी बात ये हुई कि ये 1 से कटी और स्वयं खुद से कट जाती है, यानी स्वयं से कटती है, खुद अपनी ही संख्या से कटती है, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर नंबर 2 हमारा क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो देखिए, परिमेय संख्या जो है आपका, इसका योगात्मक कुछ नहीं करना है आपको, बस क्या करना है, जो हमारी परिमेय संख्या होती है इनका जो योगात्मक प्रतिलोम हम निकालते हैं, यानी किसी भी संख्या में ऐसा क्या जोड़ें कि शून्य आ जाए। जैसे मान लो यहाँ पर -3/4 है, ठीक है, और -3/4 में हम ऐसा क्या जोड़े, एक सेकेंड, -3/4 में हम ऐसा क्या जोड़े कि हमारा उत्तर शून्य आ जाए। तो -3/4 में हम क्या जोड़ते हैं, मान लो हम -3/4 में हम x जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब हमें तो पता नहीं कौन सी संख्या जोड़े, तो हम x जोड़ लेते हैं। तो अगर हम x को जोड़ेंगे तो हम ये जो -3/4 है इधर आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा +3/4, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो कुछ नहीं है आपको करना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे सॉल्व होगा, क्या मतलब है। बस इतना याद करना है भी कि किसी भी परिमेय संख्या अगर -3/4 है
तो वो संख्या प्लस में बदल जाएगी। ठीक है, अगर आप परिमेय संख्या को योगात्मक प्रतिलोम में बदलते हो तो वो माइनस से सिर्फ क्या होती है, प्लस हो जाती है। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो +3/4 हो जाएगी। तो देखिए इसमें +3/4 कहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो चलिए ये दो हमारे गलत हो गए, अब इन पर हम चर्चा नहीं करेंगे, हमें इन दोनों में देखना है अब कौन सा सही है। ठीक है, तो चलिए अब ये हमारे ये दो सही हैं और इनमें से ये दो गलत हो गए, यानी कि -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, +3/4। बस इतना ही कर देना है। अगर ये पूछा जाए कि -3/4 का ऋणात्मक प्रतिलोम क्या होगा तो आप कहोगे -3/4, यानी प्लस को माइनस कर देना है, माइनस को प्लस कर देना है। योग पूछेगा तो प्लस कर दीजिएगा, ऋणात्मक पूछेगा तो माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, आप कहा गया इसी -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, कुछ नहीं करना होता, बस आपको क्या करना है, ये -3/4 है, इसका हम उल्टा लिख देंगे -4/3, यानी नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे ले आएंगे। बस हमें इतना पता है। ठीक है, हमें कुछ नहीं पता कि ये क्या होता है, कैसे होता है, हम ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको बस आपको एक बार में ही बस टिक लगा देना है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इन पे ज़्यादा दिमाग इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, बस आपको इसको पता होना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आप देखिए कि 3/4 जो आपका है और -3 और -4/3 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। तो यानी उत्तर नंबर 2 आपका सही है और चौथा आपका गलत हो गया। ठीक है, बस ऐसे आप ट्रिक तरीके से आप लगा सकते हो। अब आप सोचोगे इसमें ये दिया है, इस दूसरे में ये दिया है। सबसे पहले ये देख लो पहला उत्तर क्या आ रहा है। जो अगर इन सब में पहला उत्तर आपका नहीं मिल रहा है, किसी दो में मिल रहा है या किसी एक में मिल रहा है, तो उसी पर टिक लगा दो। तो पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने की। दूसरी बात ये हो गई, मान लो कि 2 जगह यहाँ पर था, अब हमें इससे पता चल जाएगा लास्ट वाले क्वेश्चन से कि कैसे है, तो हम ये बाकी के हम काट देंगे, हमें दुनिया से मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 3/4 -4/3, यानी -3/4 का जो योगात्मक प्रतिलोम है वो हमारा हो जाएगा प्लस का 3/4। ठीक है, और इसको आप 3/4 भी केवल लिख सकते हो, और -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम जो है वो हो जाएगा -4/3। ठीक है, तो ये उत्तर और ये उत्तर आपका सही है, यानी ये वाला उत्तर आपका सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि परिमेय संख्या क्या होती है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा परिमेय संख्या क्या होती है। तो ऐसी पूर्ण संख्याएं जिन्हें हम अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा जिनका हर शून्य ना हो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि मान लो यहाँ पर 1/0 लिखा हुआ है तो ये शून्य ना हो, हर जो है ये अंश होता है और ये हर होता है। ठीक है, क्या होता है, मान लो कि ये 1/0 लिखा है तो इस वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और इस वाली संख्या को हम हर कहते हैं। तो ये जो हर है हमारा ये शून्य नहीं होना चाहिए। अगर ये हर हमारा शून्य होगा तो ये हमारी जो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं, यानी ऐसी पूर्ण संख्याएं जिन्हें हम अनुपात में भी लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हो, मान लो आप 3/4 लिखते हो तो इसको हम 3/4 भी तो कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसका हर जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कहा गया कि परिमेय संख्याएं वे हैं जिन्हें हम m/n या हम p/q, ज़्यादातर लोग p/q भी लिखते हैं, ज़्यादातर बुक्स में p/q भी लिखा होता है, तो जिन्हें हम m/n या फिर p/q के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहां अंश जो है वो हमारा क्या है, m है। m एक पूर्णांक है और n जो है एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। यानी p हमारा जो है ये क्या, अंश है, और q हमारा हर है जो एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से। अब हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहीं पर आपको दिमाग लगा लेना चाहिए कि यहाँ पर कोई देखिए कभी कभी जब आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं तब क्या करना चाहिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं हो रहा है, तब आप कैसे ट्रिक लगाएं, कैसे आप दिमाग लगाएं, ये चीज़ ध्यान रखिए। देखिए मान लो आपको रेखीय समीकरण के बारे में नहीं पता है, उसकी डेफिनेशन नहीं पता, उसकी परिभाषा नहीं पता है, क्या है ये नहीं पता है, तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान दिया करिए। जब भी आपको मतलब 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो 4 में कोई ना कोई अलग होगा ना। यहाँ पर पूछा नहीं है तो कोई एक ही नहीं होगा ना, बाकी तो सब होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दिमाग लगाना चाहिए कि x प्लस यहाँ पर x का
एक्स क्या है, सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर कोई मतलब वर्ग नहीं लगा है, कोई स्क्वायर, ठीक है, रूट कुछ नहीं लगा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर एक्स क्या है, अकेला है, यानी कि एक्स की पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा एक हमने ये देख लिया। हमने देखा यहाँ पर भी x जो है इसमें कोई पावर नहीं लगी हुई है, तो ये भी हमारा एक समान है। फिर हम देखते हैं यहाँ भी x है, लेकिन कोई माना कि x/5 लिखा हुआ है, लेकिन x पे कोई पावर नहीं लगी हुई है, ठीक है, कोई घात नहीं लगी हुई। समझ में आ गया? तो ये भी हमारा एक जैसा है, एक समान है। केवल ये तीसरा हमारा ऐसा जो है क्वेश्चन है, यानी आंसर है, जिसमें x² दिया गया है, ठीक है, इस पर घात लगी हुई है। समझ में आ गया? तो यानी कि यही हमें इन चारों में से अलग लग रहा है, यानी यही उत्तर होगा। तो कुछ दिमाग ऐसे भी लगाकर आप आंसर्स को सही कर सकते हो, ये इसी को बोलते हैं ट्रिक लगाना, ठीक है। इसी को बोलते हैं ट्रिक लगाना, यानी अपना दिमाग लगाना। जिन लोगों को नहीं आता है वो क्या करते हैं, तुक्का लगाने लगते हैं। इसी को तुक्का भी लगाने का एक तरीका होता है, ठीक है। ऐसे ही आप ABCD बोल के या अक्कड़ बक्कड़ बोल के तुक्का लगाओगे, कभी सही नहीं होता है, ठीक है। तुक्का लगाने का भी एक तरीका होता है, तुक्का लगाने में भी दिमाग लगाना होता है, ठीक है। और वो भी इतना दिमाग मत लगा देना कि वो दिमाग भी फेल हो जाए, ठीक है। तो बस हमें सिंपल से क्या हुआ, हमने देखा कि ये भी, इसमें भी x सिंपल है, इसमें भी x सिंपल है, इसमें भी x सिंपल है। एक यही हमारा क्वेश्चन था जिसमें x² है, ठीक है, बाकी में किसी पर कोई घात नहीं लगी हुई है, यानी कि यही क्वेश्चन हमारा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो ये तरीका होता है तुक्का लगाने का। तुक्का लगाने के भी कई तरीके होते हैं, लोग अक्कड़ बक्कड़ करके ABCD करके लगा देते हैं, तो ऐसे नहीं लगाना चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन को देख के दिमाग लगा के तुक्का लगाना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन 100% आपका क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। मैं 99% भी नहीं कह रही हूँ, 100% सही होगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये क्वेश्चन नहीं आता होगा, मुझे पता है, लेकिन वो तुक्का लगा रहे होंगे, गलत भी हो गया होगा, ठीक है। तो तुक्का लगाने का भी तरीका अलग होता है। तो चलिए अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि रेखीय समीकरण होता क्या है, ठीक है। तो देखते हैं रेखीय समीकरण क्या होता है। चलिए, तो निम्न में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हम रेखीय समीकरण के बारे में जान लेते हैं कि भाई ये रेखीय समीकरण है क्या, ठीक है। तो गणित में रेखीय समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। चर क्या होता है, जैसे x, y, z, ये सब क्या है, चर हैं आपके, ठीक है। तो चर की क्या है, जो आपकी अधिकतम घात जो होती है वो क्या होती, 1 होती, यानी x की पावर 1 होगी, ठीक है, y की पावर 1 होगी, बस, और नहीं होती, ठीक है। इन समीकरणों को रेखीय समीकरण कहते हैं, जो एक रेखा में चलती हैं। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा समीकरण जिसमें क्या होती है, चर की घात क्या होती है, हमेशा 1 होती है। लेकिन यहाँ पर तो 2 दे दी गई है, तो ये रेखीय समीकरण नहीं है, ठीक है। हमेशा चर की घात क्या होगी, 1 होगी, यानी x की पावर 1 होगी, y की पावर 1 होगी, z की पावर 1 होगी, ठीक है, m की पावर 1 होगी, n की पावर 1 होगी। समझ में आ गया? और अगर पावर 1 होती है तो हम उसको सीधे ऐसे ही लिखते हैं x, y की पावर 1 है तो केवल y लिखते हैं, यानी 1 जो आपकी घात होती है, यानी एक घात जो होती है वो छिपी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, तो पावर किसकी 2 है, 2x², यानी यहाँ पर है, तीसरे नंबर पर है, यानी ये सवाल हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। और इस सवाल के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ पर पूछा ही गया है कि कौन सा इसमें रेखीय समीकरण नहीं है, तो उत्तर जो हमारा होगा वो क्या होगा, 3 सही होगा, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मेरा यही मोटिव था, मेरा यही उद्देश्य था कि मैं आपको अच्छे से मैथ की क्लास को, देखिए मैथ की क्लास में इसी तरीके से पढ़ाऊंगी, सभी चीज़ों को अलग अलग करके, यानी जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको अलग अलग तरीके से पढ़ाऊंगी, ताकि जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन इतने आसान आए हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी ये आप आराम से कर लिए होंगे। अगर नहीं रिवीजन है तो भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने ये पढ़ा है, ठीक है। तो सेकेंड सेमेस्टर की मैथ इतनी टफ नहीं होती है, ठीक है, बहुत टफ नहीं होती है, बस धीरे धीरे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हमेशा की तरह, अब सेकेंड सेमेस्टर है आपका, एक नया सेमेस्टर है, तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी होंगी ना, वही चीज़ें तो होंगी नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें और भी हैं, बाकी वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा उसको और एक बार रिवाइज कर लीजिए, वही चीज़ें फिर होती हैं और सेकेंड सेमेस्टर की चीज़ों को आप कर सकते हो, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। और
ठीक है, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि वायरल फीवर बहुत चल रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।